सीए स्टूडेंट का रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना होता है वो बनाना होता है अपना रिज्यूमे, राइट। और रिज्यूमे बनाने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने इनफैक्ट मेरा जैसे टेलीग्राम ग्रुप है न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो उसमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ सेंड मी सम सजेस्टेड फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूमे, या कोई मुझे रिज्यूम का फॉर्मेट दे दीजिए, राइट। सो उनको रिज्यूम का फॉर्मेट की भी कई बारी नीड पड़ती है। और मेरे पास इतने सारे डेली बेसिस पे रिज्यूम आते हैं रिव्यू करने के लिए। तो मैंने इतने सारे रिव्यू करके उनको फीडबैक देता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको एक जनरल गाइडलाइंस बताए जाएं एज प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। दिस गाइडलाइंस इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय मी और एनीबडी, दिस इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन। ये आईसीआई ने प्रिस्क्राइब की है। और आईसीआई की गाइडलाइंस मतलब रिकमेंडेशन है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनको किस तरह से अपना रिज्यूम बनाना चाहिए सो दैट उनका रिज्यूम को अटेंशन मिल सके, राइट। और ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, आई थिंक ये आपके साथ शेयर होनी चाहिए थी। तो ये आईसीआई की ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें उन्होंने रिज्यूम मेकिंग की बात की है, ठीक है। लास्ट ईयर 2020 की पीडीएफ है। और क्योंकि अभी तो कैंपस हुआ ही नहीं है तो अभी वाली पीडीएफ आई नहीं है अभी तक, राइट। सो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि रिज्यूम बनाने के ऊपर उनके क्या टिप्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके, राइट। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे लिंक्डइन वगैरह सोशल मीडिया पे आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं इन केस यू हैव स्पेसिफिक क्वेरी टू आस्क, राइट। ओके, तो बात करते हैं रिज्यूम की, राइट। इसमें बोला गया है कि जो रिज्यूम होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। आपका रिज्यूम पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके एम्प्लॉयर का। और रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे पास एक से एक अच्छे रिज्यूम भी आते हैं जो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और एक से एक ऐसे रिज्यूम आते हैं जो जिसे देख के मुझे लगता है कि यार क्या लेवल ऑफ रिज्यूम है ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ तो रिज्यूम के नीचे वो डिक्लेरेशन दे देना, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वो इरेलीवेंट है, राइट। और लंबे लंबे रिज्यूम 4-4 पेज के रिज्यूम भी सीए फ्रेशर के आते हैं मेरे पास। इट इज कम्प्लीटली इरेलीवेंट, राइट। तो आज मैं बहुत समराइज वे में आपको बताता हूँ कि क्या वो चीजें हैं जो आपको रिज्यूम बनाते वक्त कंसीडर करनी है, राइट। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो रिज्यूम आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इसमें बोला गया था लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 पेज। मैक्सिमम बोला गया है, यानी कि 2 पेज यहाँ पे ना मैक्सिमम, यानी कि अगर आपका रिज्यूम 1 पेज में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 2 पेज इतने मैक्सिमम लेंथ फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट, स्पेसिफिकली फॉर दी फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट, राइट। सो उनको जल्दी से देख सके, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट ज्यादा आपका पढ़े। तो ओनली उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपके रिज्यूम में। उसके बाद ये कहते हैं कि चेक कर लीजिए ग्रामेटिकल एरर्स और मिस्टेक। ये कई बार ही होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में लिख देते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ डेटा, और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है जो कि बहुत ही नेगेटिव लगती है। तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप चेक कर लीजिए। और इसमें एक बात और बोली है, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने का मतलब ये नहीं कि वर्ड में गए, शॉर्टकट की दबाई, स्पेल चेक कर लिया और खत्म। नहीं, उन्होंने बोला ईच एंड एवरी पैराग्राफ, ईच एंड एवरी सेंटेंस आप खुद रीड कीजिए, क्योंकि वो आपका रिज्यूम है। आप किसी और के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको खुद पढ़ना है और देखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं रह गई, राइट। फेसिस योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, राइट, एंड अकोम्प्लिशमेंट, कुछ मतलब अचीवमेंट आपकी हैं, उन चीज को आप बेसिकली हाईलाइट कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई स्किल और अचीवमेंट आपकी जॉब से रिलेटेड है तो वो तो जरूर हाईलाइट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट टैक्स की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने डायरेक्ट टैक्स का कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है तो उस चीज को तो जरूर मेंशन करें, राइट। उसके बाद बोला है मेक एन ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन इवन इफ यू हैव बीन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वेरीफाई होती है। तो बेसिकली ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन दे इसमें हमेशा अपने रिज्यूम में। और मेक अ प्रेजेंटेशन इन द स्किल ओरिएंटेड फॉर्मेट इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, राइट। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो ये दिखाएं कि हाउ स्किल्ड यू आर, राइट। उसके बाद ये बोला है ट्राई एंड यूज कीवर्ड एंड फ्रेजेस एज स्टेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। हाँ, जो उस जॉब को लेके जो एडवर्टीजमेंट निकली थी, मतलब कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है या फिर क्या क्या आपका जेडी है, तो उस जेडी से मैच करती हुई चीजें भी आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। जो जेडी में लिखा हुआ है या जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, सो दैट उनको लगे कि हाँ भाई आप सुटेबल कैंडिडेट हैं उस जॉब के लिए, राइट। डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी एडवर्टीजमेंट दैट यू सी। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो अप्लाई ना करें, राइट। अगर आप बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं हो तो मत करें अप्लाई। डू नॉट अटैच टेस्टिमोनियल, दीज मस्ट कैरी टू द इंटरव्यू। ऑब्वियसली यार आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच नहीं करने हैं कभी भी, आप लेके जाइए। सिर्फ सीवी भेजना है और मैक्स टू मैक्स सीवी और कवर लेटर आप भेज सकते हैं, राइट। शॉर्ट सेंटेंस विद बुलेट क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट। शॉर्ट सेंटेंस तो विद बुलेट, राइट, लेंदी पैराग्राफ्स ना लिखे। और नंबर्स और बुलेट और टेबल स्टाइल वगैरह में हो आपका रिज्यूम, कहानी ना बने उसमें, राइट। टेबल वगैरह में अगर प्रेजेंटेड हो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट।
और उसके बाद बोला गया प्रिंट करना है आपको जो रिज्यूम बहुत ही स्टैंडर्ड साइज में, लाइक A4 जनरली होता है, ऐसा नहीं कि A3 कर लिया आपने और ऐसा वैसा नहीं, राइट। और प्रोफेशनली टाइप्ड होना चाहिए वो, राइट। स्पेसिंग वगैरह का ध्यान प्रॉपरली रखना है और मार्जिन प्रॉपर हो, ऐसा ना ऊपर हो चिपक रहे हो वर्ड्स, राइट, एक दूसरे से। इंग्लिश बहुत ही कन्वेंशनल रखनी है आपको, बहुत ही हाई फाई इंग्लिश भी नहीं रखनी, राइट। शॉर्ट पैराग्राफ जैसे कि मैं बता चुका हूँ वो आपको करना है। और उसके बाद अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है कोई भी अपनी जॉब में या फिर सोसाइटी को लेके, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई रेफरेंस है और वहाँ पे स्पेसिफिकली आस्क किया गया है उस जॉब में रेफरेंस का, तो आप रेफरेंस भी दे सकते हैं अपने रिज्यूमे में। जनरली जरूरत नहीं होती रेफरेंस देने की, राइट। और अपना रिज्यूमे जॉब पे जाने से पहले बार बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि रिज्यूम के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका अपना रिज्यूम पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का रिज्यूम देखा, कॉपी पेस्ट कर लिया आपने में और आपको पता भी नहीं है उस चीज के बारे में जो आप रिज्यूम में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रिज्यूम में लिखी हुई हर चीज का पता होना चाहिए, और जो आपको नहीं पता वो रिज्यूम में ना लिखें और वहां पे साफ मना कर दे कि मुझे नहीं पता, राइट। उसके बाद वही देखें हम, जैसे कि बोला है रेफरेंस ना दे रिज्यूमे में जब तक मांगा ना गया हो स्पेसिफिकली, राइट। उसके बाद टेक मोर देन 2 लाइन ऑफ लिस्ट हॉबी स्पोर्ट एंड सोशल एक्टिविटी, इनकी मैक्सिमम 2 लाइन ही हो, राइट। गिव रीजन फॉर टर्मिनेशन और लिविंग ऑफ अ जॉब, ये तो बेसिकली एक्सपीरियंस की बात की गई है। यूज एग्जैक्ट डेट मंथ एंड ईयर आर सफिशिएंट, मतलब बेसिकली कई बार हम रिज्यूम में डेट भी देते हैं, तो वो डेट वगैरह देख लीजिएगा पुरानी ना हो, वैसे डेट देने की जरूरत नहीं होती है रिज्यूम में ना, मंथ और ईयर भी दे दे तो एग्जैक्ट बहुत होता है, राइट। और अपनी कंपनी का फोन नंबर ये भी उसके लिए, इंक्लूड योर हाइट वेट और रीमार्क अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, और मतलब ये कह रहे हैं अपनी हाइट वेट रीमार्क के फिजिकली आप कैसे भी इंक्लूड ना करें, कंपनी का नंबर इंक्लूड ना करें, राइट। रेफरेंस इंक्लूड ना करें, ये नहीं वाले पॉइंट है। प्रोफेशनल जार्गन इंक्लूड नहीं करने हैं आपको, राइट। डू नॉट प्रोवाइड योर सैलरी इन्फॉर्मेशन, नहीं एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं लिखनी, राइट। डो नॉट एग्जैगरेट योर स्किल बियॉन्ड रीजनेबल, जो रीजनेबल स्किल्स लगे वही लिखनी है, बहुत ही हाई फाई स्किल्स आपको उसमें नहीं लिखनी है, ओके। उसके बाद देखो एक एग्जाम, उसके बाद बोला हुआ है आफ्टर सेंडिंग योर रिज्यूम इट विल बी अ बेटर आइडिया टू फॉलो अप ओवर फोन रिगार्डिंग इट्स रिसीव विद द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इफ यू हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रेलिवेंट एचआर, तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं कि हाय आई हैव सेंड यू माय रिज्यूम प्लीज एक्नॉलेज एंड ओके। तो उससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको फॉलो अप भी मिल जाता है। और आप जब भी रिज्यूम भेजेंगे तो ऐसा नहीं है डियर सर PFA, कई बार PFA ये सारी शॉर्ट फॉर्म वगैरह आपको नहीं लिखनी होती, आपको एक प्रॉपर मेल बॉडी तैयार करनी होती है जिसमें कि आपको मेंशन करना होता है कि ऐसे ऐसे आपका नाम है, ऐसे ऐसे आपने क्वालिफाई किया है, फ्रेशर हैं और आप इस डोमेन में जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट। तो अपने बारे में कुछ हल्का फुल्का बताना होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिनके पास रिज्यूम गया होता है उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो आपका रिज्यूम डाउनलोड करे और उसको पूरा पढ़े। वो जनरली आपकी मेल बॉडी देखते हैं और उसके बेसिस पे उन्हें डिसाइड करना होता है कि आपको कॉल की जाएगी कि नहीं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप रिज्यूम सेंड करेंगे तो मेल बॉडी में जो अपना सिग्नेचर अटैच करेंगे उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका रिज्यूम खोल के आपका नंबर देखेगा, पहले ढूंढेगा और फिर आपको कॉल करेगा, राइट। तो आपको नंबर मेल बॉडी पे सिग्नेचर पे ही डालना है, सो दैट फटाफट वहां से HR या कोई भी कंसर्न पर्सन आपको कॉल कर सके। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे फॉलो अप का कि दिस इज द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सचिन अग्रवाल कॉलिंग, मैं जैसे फोन कर रहा हूँ, अ फ्यू डे अगो आई हैड अप्लाई फॉर द पोजीशन लाइक कंसल्टेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट डिवीजन, आई वुड लाइक टू असरटेन whether you have received my resume to reiterate my interest to the position, right। तो अगर आपके पास है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं, राइट। तो दिस दीज आर आई थिंक वेरी गुड गाइडलाइंस, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि रिज्यूम आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हाउएवर मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारे टिप्स आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ, तो आप लिंक्डइन में मुझसे जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।